शिल्पा के माता पिता की कुछ महीने पहले ही एक कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद शिल्पा पूरी तरह अनाथ हो जाती है और वो अकेले ही किसी तरह से अपना जीवन यापन करने लगती है। शिल्पा के पिता एक फैक्ट्री के मालिक थे, जिसकी वजह से शिल्पा के जीवन में आर्थिक रूप से कोई भी दिक्कत नहीं थी। शिल्पा बिटिया, आज खाने में क्या बनाऊं? आरती दीदी, मुझे भूख नहीं है। बेटिया, आखिर ऐसा कब तक चलेगा? होली को कोई नहीं टाल सकता। लेकिन बेटी, अगर तुम ऐसे हिम्मत हार जाओगी तो मालिक की फैक्ट्री और घर कौन संभालेगा? उन्होंने ये सब बहुत ही मेहनत से बनाया है और अब उनकी संपत्ति को संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी है। और अब मालिक के जाने के बाद तुम ही इन सब की मालकिन हो। दीदी, मुझे कुछ टाइम चाहिए, मैं अभी ये सब करने की हालत में नहीं हूँ। ठीक है बिटिया, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए मंचूरियन सूप बना देती हूँ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन शिल्पा के घर उसकी फैक्ट्री में काम करने वाला प्रमोद आता है। शिल्पा बेटी, मुझे इस टाइम तुमसे ये सब कहते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मैं क्या करूं, मैं भी मजबूर हूं। बेटी, तुम्हारे पापा ने हमारी फैक्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए बैंक से 10 लाख रुपए का लोन लिया था। अंकल, ये लीजिए मेरे घर के कागजात और इसे बेचकर आप बैंक के पैसे चुका दीजिए। मैं नहीं चाहती कि मेरे पापा के जाने के बाद हमारी फैक्ट्री से किसी भी मजदूर को काम छोड़ना पड़े, क्योंकि ये फैक्ट्री मेरे पापा ने बहुत ही संघर्ष और मेहनत से बनाया है। ठीक है बिटिया, जैसे तुम्हारी मर्जी। जमीन बेचने के लिए मुझे तुम्हारे कुछ साइन चाहिए होंगे। ये वो पेपर हैं, इनमें अपनी दस्तखत कर दो। और इस तरह प्रमोद बड़ी ही चालाकी से शिल्पा का घर और फैक्ट्री सब अपने नाम कर लेता है और शिल्पा को घर से निकाल देता है। शिल्पा को समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, कहाँ जाए। शिल्पा रोते रोते अपने घर में काम करने वाली आरती दीदी के घर जाती है और उसे सारी बातें बताती है। सब सुनने के बाद आरती कहती है, अरे पागल लड़की, तेरे साथ जो हुआ एकदम सही हुआ। मैं तो पहले ही तुझे कह रही थी कि रोना धोना छोड़कर काम पर ध्यान दे, लेकिन नहीं, महारानी को तो रोने की पड़ी थी। अरे अकल की मारी, साइन करने से पहले एक बार पेपर को तो पढ़ लेती। दीदी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई दीदी, अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है। देख शिल्पा, मेरा घर कोई अनाथ आश्रम तो है नहीं। मैं भी तेरे घर में यही सोचकर काम कर रही थी कि एक दिन मैं तेरा दिल जीत कर तेरा सब कुछ अपने नाम करवा लूंगी, लेकिन मुझसे पहले ही वो बाजी मार गया और अब तो मुझसे भी ज्यादा गरीब हो चुकी है। लेकिन हाँ, मैं तुझे अपने घर में एक शर्त पर रख सकती हूँ, अगर तू मेरे घर का सारा काम करेगी। झाड़ू पोछा बर्तन खाना सब तुझे करना होगा। ठीक है दीदी, मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। शिल्पा, तेरी ये इयररिंग बहुत अच्छी लग रही है, सोने की है ना? हाँ दीदी, सोने की है, आपको चाहिए तो आप रख लो। उसके बाद लालची आरती शिल्पा के सारे महंगे गहने और कपड़े उससे ले लेती है और उसे फटे पुराने कपड़े देकर उससे अपने घर का सारा काम करवाने लगती है। सुन शिल्पा, मैं आज मुखिया जी के घर काम करने जा रही हूँ। मेरे आने तक घर का सारा काम हो जाना चाहिए। और हाँ, आज मेरा मन बिरयानी खाने का है, तो मेरे लिए बिरयानी बना कर रखना। ठीक है दीदी। उसके बाद आरती काम पर चली जाती है। शिल्पा घर का सारा काम करने के बाद आरती के लिए बिरयानी बनाती है, लेकिन शिल्पा ने आज से पहले कभी खाना नहीं बनाया था, इसी वजह से उसे नमक मिर्च का अंदाजा नहीं रहता और वो बिरयानी में ज्यादा नमक और मिर्च डाल देती है। आरती जब काम से लौटकर खाना खाने बैठती है, तब खाना खाते ही वो कहती है, हे ऊपर वाले, ये क्या बनाया है तूने? मेरे तो कान से धुआं निकलने लगा। इतना मिर्च ये तूने जानबूझकर डाले है ना? नहीं दीदी, मुझे नहीं पता था कि कितना मिर्च डालना है। किसी काम की नहीं है तू, खामखाई मैं तुझे अपने घर बैठा कर तेरा बोझ उठा रही हूँ। निकल जा मेरे घर से। ऐसा मत करो, आखिर मैं कहाँ जाऊँगी? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है दीदी। तो फिर जाकर कहीं डूब मत, मेरी जान मत खा। चल अब निकल यहाँ से। आरती शिल्पा को धक्के मारकर घर से निकाल देती है और शिल्पा रोते रोते एक नदी के किनारे पहुंच जाती है और उस नदी में कूद जाती है। लेकिन वो नदी एक जादुई नदी थी,
तभी उस नदी से एक जल परी बाहर आती है और शिल्पा को जख्मी और बेहोश देखकर कहती है, अरे ये लड़की तो बेहोश हो गई है, मुझे जल्दी से इसे होश में लाना होगा। उसके बाद वो जल परी कटोरी में पानी भरकर शिल्पा के ऊपर डालती है और कुछ ही देर बाद शिल्पा होश में आ जाती है। तुम कौन हो लड़की, और इस तरह नदी में कूदकर अपनी जान क्यों देने जा रही थी? उसके बाद शिल्पा जल परी को अपने बारे में सब कुछ बताती है। सब सुनने के बाद जल परी कहती है, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो शिल्पा, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। उसके बाद जल परी कटोरी में जल लेकर कुछ मंत्र पढ़ती है और उसके बाद कटोरी का पानी एक खूबसूरत लहंगे में बदल जाता है। शिल्पा ये लो, ये पानी से बना जादुई लहंगा है। ये लहंगा हमेशा तुम्हारी मदद करेगा। तुम इस लहंगे की मदद से कुछ भी कर सकती हो। अब चलो जल्दी से इसे पहन लो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जल परी जी। जल परी के कहने पर शिल्पा पानी से बना हुआ वो लहंगा पहन लेती है और फिर जादू से उड़ते हुए अपने शहर में वापस आ जाती है। मैं सबसे पहले अपनी जादुई लहंगे की मदद से एक फैक्ट्री खोलूंगी। फिर शिल्पा अपने जादुई लहंगे की शक्तियों से शैम्पू की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री खोलती है, जिससे उस शहर के काफी गरीब लोगों को रोजगार मिलता है। और तो और शिल्पा की फैक्ट्री से बनने वाला शैम्पू इतना अच्छा होता है कि जो भी उस शैम्पू को लगाता है उसके बाल पहले से बहुत अच्छे, सुंदर और घने हो जाते हैं, जिस वजह से बहुत कम समय में ही शिल्पा की फैक्ट्री के शैम्पू की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सारी दुकान वाले अब उसकी फैक्ट्री से शैम्पू खरीदने लगते हैं। शिल्पा बहुत ज्यादा अमीर हो जाती है और उसका काम भी बहुत अच्छा चलने लगता है। लेकिन जब ये बात शिल्पा के पापा की फैक्ट्री में काम कर रहे प्रमोद को पता चलती है तो वो शिल्पा के पास आता है। अरे शिल्पा बिटिया, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। उसकी सजा ऊपर वाले ने मुझे दे दी बेटी। तेरे घर से जाने के बाद ही फैक्ट्री में आग लग गई और सब कुछ जलकर राख हो गया, जिसके बाद मेरी बीवी और बच्चों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। मैं कहीं का नहीं रहा बेटा, मैं तो बस इसी आस में जी रहा हूँ कि एक दिन तुम मुझे माफ कर दोगी। बेटी, ऊपर वाले के लिए मुझे माफ कर दो। आपके किए की सजा ऊपर वाले ने आपको दे दी। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, मैंने आपको माफ किया। बिटिया, मेरा तो सब कुछ अब खत्म हो चुका है। मैं सोच रहा हूँ कि बाकी के बचे दिन को मैं तुम्हारी फैक्ट्री में काम करके अपने किए गए पापों का प्रायश्चित कर सकूँ। मना मत करना बेटा। ये तो बहुत अच्छी बात है अंकल, आप आज से ही हमारी फैक्ट्री में काम कर सकते हैं। उसके बाद प्रमोद शिल्पा की फैक्ट्री में काम करने का ढोंग करने लगता है और वो कुछ ही दिनों में शिल्पा के जादुई पानी वाले लहंगे का राज जान लेता है। अच्छा, तो ये बात है, ये शिल्पा की बच्ची इस जादुई लहंगे की वजह से इतनी अमीर बन गई। फिर तो ये लहंगा मेरे पास होना चाहिए। उसके बाद प्रमोद मौका देखकर एक रात शिल्पा के सोने के बाद उसके कमरे में घुस जाता है और जादुई पानी का लहंगा चुराकर भागने लगता है। तभी जादुई लहंगे से आवाज आती है, दुष्ट इंसान, तू कभी नहीं सुधर सकता। मैं तुझे अब ऐसी सजा दूंगा कि तू जिंदगी भर याद रखेगा। उसके बाद जादुई लहंगा कुछ करता है और प्रमोद जादू की वजह से एक सुनसान जंगल में पहुंच जाता है, जहां वो भटक भटक कर जंगली जानवरों का शिकार बन जाता है। और यहाँ शिल्पा हंसी खुशी से अपने जादुई लहंगे के साथ रहने लगी है। बहुत समय पहले की बात है, गहरे समुद्र के नीचे एक जल परियों का देश था। उसमें बहुत ही सारी खूबसूरत जल परियां रहा करती थीं। उन्हीं जल परियों में मीनाक्षी नाम की एक रानी जल परी थी। वो बहुत ही जिद्दी और घमंडी रानी थी। कोई भी उस रानी जल परी का कहना नहीं मानता था, तो बदले में वो उसे कठोर दंड देती थी। सभी जल परियां उसके इस व्यवहार से अब बहुत परेशान हो चुकी थी। उसे कोई भी जल परी अपने से ज्यादा यदि सुंदर दिख जाती तो वो उसे बदसूरत बना देती थी। एक दिन कुछ जलपरियां पार्टी कर रही थी, तभी वहाँ पर रानी जलपरी आती है। अरे तुम सब ये क्या कर रही हो?
ऐसा घटिया म्यूजिक सुनकर मेरा सर फटा जा रहा है। तुम जल्दी से इस घटिया म्यूजिक को बंद करो। रानी जलपरी, आज मेरा जन्मदिन है, इसीलिए आज जललोक में पार्टी है। आप थोड़ी देर और पार्टी चलने दीजिए, मैं आवाज थोड़ी कम कर देती हूँ। तेरी इतनी हिम्मत! एक बार जब मैंने बोल दिया यहाँ पर पार्टी नहीं होगी, मतलब कोई पार्टी नहीं होगी। मेरा दिमाग खराब मत करो, नहीं तो मैं तुम लोगों को कठोर दंड दूंगी। इतना कहकर रानी जलपरी वहाँ से चली जाती है। ये रानी माँ तो बहुत दुष्ट है, हमें कुछ भी नहीं करने देती, सब कुछ इसी की मर्जी से होता है। बिल्कुल सही बोल रही हो तुम, पता नहीं इस दुष्ट रानी से हमारा पीछा कैसे छूटेगा। सभी जलपरियाँ परेशान होकर वहाँ से चली जाती हैं। वहीं रानी जलपरी सूरज नाम के एक जलपरे से प्यार करती थी। एक दिन वो उस जलपरे के पास जाती है। सुनो जलपरे, मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। तुम बहुत ही दुष्ट और मतलबी रानी हो। मैं तुमसे कभी शादी नहीं कर सकता। क्या तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे मना कर रहा है, समुद्र की रानी को मना कर रहा है? सुन मूर्ख, मैं प्यार से बोल रही हूँ, मुझसे शादी कर ले, नहीं तो तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। तुझे जो करना है वो तू कर सकती है। मैं तुझसे शादी कभी भी नहीं करूँगा, चाहे तू इसके बदले मुझे मृत्यु दंड ही क्यों ना दे दे। जलपरी की ये बात सुनकर रानी जलपरी को बहुत गुस्सा आ जाता है। रानी उसी समय उसकी सारी शक्तियाँ उससे छीन लेती है। अब तू एक मामूली इंसान है, अब तू पृथ्वी लोक पर एक मामूली इंसान की तरह ही रहेगा। ठीक है, मैं पृथ्वी लोक पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन तुझसे शादी करने के लिए कभी तैयार नहीं होऊंगा। जलपरा खुशी खुशी पृथ्वी लोक पर चला जाता है और एक आम इंसान की तरह रहने लग जाता है। पृथ्वी लोक पर उसकी मुलाकात अलीशा नाम की एक लड़की से होती है। धीरे धीरे उन दोनों में प्यार हो जाता है और एक दिन दोनों शादी कर लेते हैं। इसी तरह खुशी खुशी दिन बीत रहे थे। कुछ दिनों बाद अलीशा और सूरज के जुड़वा लड़का और लड़की होते हैं। वो लड़की का नाम आशना और लड़के का नाम आरव रखते हैं। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, दोनों बच्चे जलपरा और जलपरी बन जाते हैं। वो दोनों भाई बहन ही बहुत ही समझदार और बहुत ही शक्तिशाली थे। एक दिन रानी जलपरी पृथ्वी लोक पर जा रही थी, तभी उसे सूरज अपनी पत्नी के साथ नजर आता है। रानी जलपरी सीधा सूरज के पास जाती है। नालायक आदमी, कौन है ये तेरे साथ? ये मेरी पत्नी है, मैंने इससे शादी की है। सूरज की ये बात सुनकर रानी जलपरी को बहुत गुस्सा आ जाता है। तुझे इस लड़की में ऐसा क्या नजर आया जो तुझे मुझ में नहीं दिखा? मैं इससे कई ज्यादा खूबसूरत हूँ और शक्तिशाली भी हूँ। अगर तू मुझसे शादी कर लेता तो महलों में आराम की जिंदगी जी रहा होता। अभी भी समय है मूर्ख, मुझसे शादी कर ले, मैं तुझे अपने महल वापस ले जाऊंगी। तुझे ये मामूली लड़की लगती होगी, लेकिन मुझे नहीं। तू शक्तिशाली भले ही होगी, लेकिन मेरी पत्नी तुझसे भी ज्यादा समझदार और दयालु है। अरे तू तो एक घमंडी औरत है, तुझसे शादी करना तो दूर, मैं तुझे देखना तक पसंद नहीं करता। सूरज की ये बात सुनकर रानी जलपरी फिर से गुस्सा हो जाती है और सूरज को बंदी बना लेती है। मैंने तुझे पृथ्वी लोक पर भेजकर बहुत बड़ी गलती की है। तू तो यहाँ मजे से जिंदगी जी रहा है। अरे तुझे तो सलाखों के पीछे होना चाहिए था। वो सूरज को लेकर वहाँ से चली जाती है और उसे अपने जेल में डाल देती है। अब तू जिंदगी भर इसी जेल में सड़ेगा। देखती हूँ तेरी बीवी तुझे कैसे बचाती है। फिर उसकी पत्नी अलीशा समुद्र के पास आकर जोर जोर से रोने लग जाती है। तभी वहाँ पर दो जलपरियाँ आती हैं।
अरे क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारी घमंडी रानी जलपरी ने मेरे पति को बंदी बना लिया है, उन्हें जेल में डाल दिया है। मैं उन्हें बचाने आई हूँ। प्लीज प्लीज मेरे पति को लौटा दो, मैं तुमसे विनती करती हूँ। देखो, हम तुम्हारा दुख दर्द समझ सकते हैं, लेकिन हमारी रानी बहुत ही घमंडी और दुष्ट है। वो किसी की बात नहीं सुनती। अगर उसने तुम्हें यहाँ देख लिया तो वो तुम्हें मार डालेंगी। इसीलिए तुम जल्दी से यहाँ से वापस लौट जाओ और दोबारा यहाँ पर कभी मत आना। जलपरियों की ये बात सुनकर अलीशा वहाँ से चली जाती है। माँ, आप रो क्यों रही हो? अलीशा अपने बच्चों को वो सारी बातें बताती है। माँ, वो तो बहुत ही दुष्ट जलपरी है। वो पिताजी को उठाकर क्यों ले गई है माँ? अचानक से अलीशा बेहोश हो जाती है। दोनों बच्चे अपने जादू से उसे बिस्तर पर लिटा देते हैं। दीदी, हमें अपने पिताजी को उस दुष्ट रानी से छुड़वाना होगा। हाँ, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। पिताजी कहते थे कि हम दोनों बहुत शक्तिशाली हैं। अब हम अपनी शक्तियों से अपने पिता की रक्षा करेंगे। तभी उनकी माँ को होश आ जाता है। सूरज, कहाँ हो सूरज? बिटिया, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? तुमने उन्हें देखा क्या? शांत हो जाइए माँ, पिताजी को दुष्ट रानी ने बंदी बना रखा है। लेकिन आप चिंता ना करें माँ, हम आपसे वादा करते हैं, हम अपने पिताजी को सही सलामत आपके पास लेकर आएंगे। उसके बाद दोनों भाई बहन वहाँ से चले जाते हैं। वो दोनों समुद्र के पास जाते हैं। तभी उन्हें एक जलपरी दिखाई देती है। अरे, तुम दोनों जलपरा और जलपरी जमीन पर क्या कर रहे हो? जल्दी से पानी में आओ, नहीं तो तुम मर सकते हो। नहीं, हमें कुछ भी नहीं होगा। हम पृथ्वी पर भी रह सकते हैं और पानी में भी। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? जलपरा और जलपरी तो पानी में ही रहते हैं, फिर तुम पृथ्वी पर कैसे रह सकते हो? क्योंकि हम एक जलपरी और इंसान दोनों के बच्चे हैं, इसीलिए हमारे अंदर जलपरी और इंसान दोनों की ताकतें हैं। आप हमें ये बताइए कि क्या आप हमारी मदद कर सकती हैं? हमारे पिताजी को तुम्हारी दुष्ट रानी ने बंदी बना रखा है। आप हमें हमारे पिताजी को बचाने का उपाय बताइए। हमारी रानी जलपरी बहुत ही दुष्ट है, वो किसी को भी माफ नहीं करती। लेकिन मैं तुम्हारी मदद इस बार जरूर करूंगी। उसके बाद वो जलपरी रानी के पास जाती है। रानी जलपरी पृथ्वी से बहुत ही अच्छे मेकअप आर्टिस्ट आए हुए हैं। उनके पास एक ऐसी फेस क्रीम है जिसके लगाने से इंसान हमेशा के लिए जवान और सुंदर हो जाता है। वैसे तो मैं बहुत ही खूबसूरत हूँ, मुझसे सुंदर कोई भी नहीं है यहाँ, लेकिन फिर भी उन लोगों से फेस क्रीम मैं जरूर लूंगी। एक काम करो, उन्हें अंदर लेकर आओ। दोनों भाई बहन रानी जलपरी के पास जाते हैं। तुम दोनों जल्दी से वो फेस क्रीम मुझे दो। अगर मैं सबसे सुंदर नहीं हुई तो तुम दोनों को मैं कारावास में डाल दूंगी। नहीं नहीं रानी जी, हमारी क्रीम बहुत अच्छी है। हमने पहाड़ों से जड़ी बूटियाँ ढूंढ ढूंढ कर इस क्रीम को बनाया है। उसके बाद दोनों भाई बहन रानी जलपरी को वो क्रीम दे देते हैं। रानी जी, मुझे गुलाब जामुन बहुत अच्छे बनाने आते हैं। मैंने अपने हाथों से आपके लिए गुलाब जामुन बनाए हैं। क्या आप कुछ गुलाब जामुन खाना चाहेंगी? गुलाब जामुन का नाम सुनते ही रानी जलपरी के मुंह में पानी आ जाता है। अरे वाह, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? जल्दी से गुलाब जामुन मुझे दे दो। दोनों भाई बहन गुलाब जामुन रानी जलपरी को देते हैं। रानी जलपरी वो गुलाब जामुन खाती है। उसके बाद वो बेहोश हो जाती है। दोनों भाई बहन अपनी शक्तियों से रानी जलपरी को एक जादुई गोले में कैद कर देते हैं। उसके बाद वो सभी जलपरियाँ वहाँ इकट्ठी हो जाती है और दोनों भाई बहन के लिए तालियां बजाती है।
फिर वो दोनों अपने पिता को जेल से आजाद कराते हैं। उसके बाद सभी जलपरियां दोनों भाई बहन को रानी और राजा जलपरी बना देते हैं। उसके बाद सभी जलपरियां समुद्र में खुशी खुशी रहने लगती हैं।